आज की कहानी में हम देखेंगे कि एक गरीब चित्रकार को एक जादुई पेंसिल मिल जाती है। उस पेंसिल से जो भी चित्र बनाया जाता है वह असलियत में आ जाता है। उस पेंसिल से वह चित्रकार दुनिया की कोई भी चीज पा सकता है। कहानी की शुरुआत में हम हुआनगु नाम के एक चित्रकार को देखते हैं। हुआनगु बहुत गरीब था। वह सड़क पर बैठकर वही पेंटिंग्स बनाया करता था। वैसे तो हुआनगु एक बहुत अच्छा चित्रकार था, लेकिन पूरे दिन मेहनत करने के बाद भी वह सिर्फ अपना पेट भरने लायक ही पैसे कमा पाता था। एक दिन हुआनगु के पास एक बहुत ही मशहूर लेखवाक नाम का कलाकार आता है। वह हुआनगु को काफी सारे पैसे फेंक कर देता है। असल में लेखवाक एक बहुत ही मशहूर कलाकार था, लेकिन जिन पेंटिंग्स की वजह से वह लोकप्रिय था उनमें से एक भी पेंटिंग उसने खुद नहीं बनाई थी, बल्कि वह तो उन पेंटिंग्स को हुआनगु से बनवाता था, जिसके बदले में वह हुआनगु को थोड़े बहुत पैसे दे देता था। लेखवाक का मानना था कि हुआनगु की पेंटिंग उसकी लोकप्रियता की वजह से बिकती है, न कि इसलिए कि उसकी पेंटिंग्स अच्छी होती हैं। अब हुआनगु अपना सामान पैक करके अपने अपार्टमेंट पर जाता है, जहां हम देख सकते हैं कि उसके जैसे बहुत सारे पेंटर रास्ते में पेंटिंग्स बना रहे थे। असल में उस शहर में कोई भी टैलेंट को नहीं देखता था, बल्कि लोग उसी के पास जाते थे जो पॉपुलर होता था, और इसी चीज का फायदा लेखवाक उठा रहा था। अब हुआनगु अपनी पेंटिंग्स लेकर जाओ के पास जाता है। जाओ वहीं की एक लोकल आर्ट गैलरी का मालिक था। जाओ हुआनगु की पेंटिंग्स को खरीदने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रखता था, क्योंकि उसके हिसाब से हुआनगु की पेंटिंग्स बिल्कुल बेकार थीं। जाओ हुआनगु से कहता है कि उसकी आर्ट गैलरी में सिर्फ लेखवाक की ही पेंटिंग्स रखी हुई हैं, क्योंकि लेखवाक बहुत ही अच्छी पेंटिंग्स बनाता है। लेकिन जाओ को यह नहीं पता था कि वो पेंटिंग भी हुआनगु ने ही बनाई है। लेखवाक ने तो सिर्फ उन्हें बेचा है, लेकिन हुआनगु इस सच्चाई को उजागर नहीं कर सकता था, क्योंकि उसी के बदले उसे पैसे मिलते थे। अगर वह अपनी पेंटिंग्स अपने नाम से बेचेगा तो उसकी पेंटिंग्स कोई नहीं खरीदेगा। अब हुआनगु वहां से चला जाता है और रास्ते में उसे दो आदमी मिलते हैं जो एक अंधी लड़की को परेशान कर रहे थे। उस लड़की का नाम शाओ यिंग होता है। हुआनगु उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उल्टा वे दोनों लड़के हुआनगु को ही पीट देते हैं। चाओ यिंग का वहां पर कोई नहीं था, इसलिए हुआनगु उसे अपने अपार्टमेंट पर ले आता है, और हुआनगु उसे यह नहीं बताता कि उसकी वजह से उसकी अच्छी खासी पिटाई हुई है। अगले दिन हुआनगु शाओ यिंग को हील्स गिफ्ट करता है। शाओ यिंग हमेशा से ऐसी ही हील्स लेना चाहती थी, लेकिन उसके पास कभी इतने पैसे नहीं थे कि वो इन्हें खरीद सके। उन हील्स को पाकर वह बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, और उन दोनों का बॉन्ड काफी अच्छा हो गया था। इससे पहले कि वे दोनों कुछ बातें कर पाते, तभी मनफा उठ जाता है। मनफा हुआनगु का ही रूममेट है, और वह भी उसी की तरह एक पेंटर है। मनफा और हुआनगु छत पर जाकर ड्रिंक करने लगते हैं। वे दोनों ही अपनी गरीबी की जिंदगी से तंग आ चुके थे। मनफा हमेशा से बहुत ही अमीर बनना चाहता था, वहीं दूसरी तरफ हुआनगु सिर्फ एक पॉपुलर आर्टिस्ट बनना चाहता था। वे दोनों नशे की हालत में वहीं छत पर सो जाते हैं। रात को शोर से हुआनगु की आंख खुलती है, और जब वह आसमान देखता है तो उसकी आंखें फटी रह जाती हैं, क्योंकि वह आसमान में एक एलियन स्पेसशिप देखता है। वह उस स्पेसशिप का पीछा करता है और देखता है कि उसके अंदर से 3 एलियन बाहर आए हैं। वह वीडियो बनाने को फोन बाहर निकालता है, लेकिन तभी वे एलियन वहां से गायब हो जाते हैं। लेकिन हुआनगु देखता है कि उन एलियंस के पास से कुछ चीज वहीं गिर गई है। जब वह उसके पास जाता है तो वह एक पेंसिल जैसी चीज थी। अगली सुबह जब हुआनगु उठता है तो उसे उस पेंसिल को देखकर समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए, लेकिन तभी वह उस पेंसिल को शार्पनर में डालकर शार्प कर लेता है, और फिर अपना कैनवास उठाकर रोज की तरह सड़क पर पहुंच जाता है। पेंसिल को जांचने के लिए हुआनगु एक सेब की पेंटिंग बनाता है, और जैसे ही वह पेंटिंग पूरी करता है वह सेब असलियत में बदल जाता है। हुआनगु को बहुत बड़ा झटका लगता है। वह उस सेब को उठाकर खाता है, और वह सेब खाने में बिल्कुल असली सेब जैसा ही था। यह देखकर वह पूरी तरह से हैरान रह गया था। वह भागकर मिंगफा के पास जाता है। वह मिंगफा को सारी बात बताता है, लेकिन मिंगफा को उस पर विश्वास नहीं होता। इसके बाद हुआनगु उस बात को साबित करने के लिए कागज पर एक सोने की ईंट बनाता है, लेकिन कुछ देर इंतजार करने के बाद भी वह सोने की ईंट असली नहीं बनती। मिंगफा को लगता है कि हुआनगु पागल हो गया है, इसलिए वह उस कागज को पकड़कर बाहर फेंक देता है। लेकिन तभी नीचे से एक आदमी के चिल्लाने की आवाज आती है। उस कागज में से सचमुच सोने की ईंट निकलकर उस आदमी को लग गई थी। अब मिंगफा को भी यकीन हो जाता है कि वे जो भी कागज पर बनाएंगे वह चीज असलियत में आ जाएगी। दोनों यह तय करते हैं कि वे उस पेंसिल को बारी बारी से इस्तेमाल करेंगे और अब तक की अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी करेंगे। उस पेंसिल में कितनी ताकत है, यह देखने के लिए हुआनगु एक घर बनाता है, और देखते ही देखते कुछ ही सेकंड में वहां सचमुच एक बड़ा सा घर बन जाता है।
लेकिन उसके पड़ोसियों ने उस घर को अचानक बनते हुए देख लिया था। इसी वजह से वे लोग पुलिस को फोन कर देते हैं। पुलिस वहां आती है और उस घर की जांच करने लगती है। हुआनगु और मिंगफा डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि वे दोनों पकड़े जाएंगे। लेकिन तभी हुआनगु को उस पेंसिल के अंदर एक सीक्रेट बटन मिलता है। जैसे ही वह उस बटन को दबाता है, उसकी बनाई हुई ड्राइंग गायब हो जाती है और वह घर भी असलियत से गायब हो जाता है। अब उन दोनों को इस पेंसिल की ताकत का पता चल चुका था। वे इस पेंसिल से दुनिया की कोई भी चीज बना सकते थे। इसीलिए मिंगफा कहता है कि अब वे अमीरी की जिंदगी जिएंगे। वे हर उस चीज को बनाएंगे जिसके उन्होंने अब तक सिर्फ सपने देखे थे। इसके बाद हुआनगु 200 करोड़ रुपए ड्रॉ करने की कोशिश करता है। कई बार कोशिश करने के बाद आखिरकार वह 200 करोड़ रुपए ड्रॉ कर लेता है। ड्राइंग खत्म करते ही अचानक उनका घर पैसों से भर जाता है। वे पैसों के बैग भरते हैं और सबसे पहले अपने मकान मालिक को पैसे देते हैं, क्योंकि उन्होंने कई महीनों से किराया नहीं दिया था। इसके बाद वे अपने सभी पड़ोसियों का किराया भी चुका देते हैं, जहां तक कि वे अपने पड़ोसियों का अगले 100 साल तक का किराया भी दे देते हैं। सभी लोग हैरान रह जाते हैं, लेकिन उनके लिए वे दोनों किसी मसीहा से कम नहीं थे। वे दोनों कई लग्जरी कारें भी बना लेते हैं। रातों रात उनकी अमीरी देखकर वहां के सभी लोग दंग रह गए थे। इतना सब होने के बाद भी उनका मन नहीं भरता और वे प्रॉपर्टी खरीदने के लिए जाते हैं, जहां अनजाने में उनकी मुलाकात लेक वुअर से हो जाती है। लेक वुअर वही है जो हुआंगु की पेंटिंग्स खरीदा करता था और बदले में उसे थोड़े बहुत पैसे दिया करता था। उन दोनों के कपड़े देखकर लेक वुअर को लगता है कि ये दोनों अमीर बनने का कोई नाटक कर रहे हैं, लेकिन वे उसी के सामने वहां 2 बहुत महंगे विला खरीद लेते हैं, और वो भी सारा पैसा कैश में लाए थे। ये देखकर लेक वुअर को भी बहुत बड़ा झटका लगता है। कुछ दिनों बाद हुआनगु अपने नए विला में शाओ यिंग को लेकर पहुंचता है। उसने शाओ यिंग के लिए एक सरप्राइज रखा था। पूरे विला के अंदर स्वागत के लिए लोग खड़े थे। वहां हमें मिंगफा भी अपनी नई गर्लफ्रेंड टियान के साथ दिखता है। और अब समय आ चुका था। हुआनगु सबके सामने शाओ यिंग को प्रपोज कर देता है, लेकिन शाओ यिंग उसका प्रपोजल ठुकरा देती है। हुआनगु शाओ यिंग का पीछा करता है और उससे पूछता है कि उसने उसका प्रपोजल क्यों ठुकरा दिया। शाओ यिंग उसे बताती है कि वह इतनी अमीरी के लायक नहीं है। वो खुद को इतना काबिल नहीं समझती कि वह हुआनगु जैसे अमीर इंसान के साथ रह सके। यह सुनने के बाद हुआनगु शाओ यिंग को सच्चाई बता देता है। वह बता देता है कि यह सारी अमीरी एक पेंसिल की वजह से आई है जो एलियन स्पेसशिप से गिरी थी। वो उसे बता देता है कि वह जो भी चीज इस पेंसिल से ड्रॉ करेगा वो हकीकत में आ जाती है, लेकिन शाओ यिंग को उसकी बात पर यकीन नहीं होता। वो उससे कहती है कि अगर वह उसकी आंखें ठीक कर पाया तो वह मान लेगी कि ये बात सच है। अब अगले दिन वह शाओ यिंग की आंखें बनाने की कोशिश करता है। वो आंखें बना देता है, लेकिन वे उसकी आंखों में फिट नहीं होती। इसके बाद वह दिमाग लगाकर शाओ यिंग को ही ड्रॉ करता है। अब अगले 5 घंटे तक वह शाओ यिंग की ही पेंटिंग बनाता रहता है। वह शाओ यिंग की पेंटिंग के अंदर उसकी आंखें भी ड्रॉ कर देता है। देखते ही देखते कुछ देर बाद शाओ यिंग गायब हो जाती है, लेकिन तभी वह फिर आ जाती है और इस बार उसकी आंखें ठीक थीं। कुछ दिनों बाद उनके शहर में अजीब घटनाएं होने लगती हैं, जैसे एक फेमस एक्ट्रेस की शूट के दौरान उसकी आंखें चली गईं। दूसरी खबर में पता चलता है कि काली शाहनशाह विला अचानक से एक जगह से गायब हो गया और यह वही विला था जैसा हुआनगु ने ड्रॉ किया था। वहीं एक आदमी की लग्जरी कार चलते चलते अचानक गायब हो गई और यह भी वैसी ही कार है जैसी मिंगफा के पास है। पुलिस कैप्टन जेंग नान इन खबरों को सुनने के बाद इनकी जांच में लग जाते हैं। उनके पास एक और खबर आती है कि 200 रुपए करोड़ एक बैंक से अचानक गायब हो गए। इन सब बातों से अनजान मिंगफा और हुआनगु अपनी लग्जरी जिंदगी जी रहे थे। वे दोनों अब अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश थे। वहीं लेक वुअर को इन बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। हुआनगु एक गरीब कलाकार था और देखते ही देखते वह रातों रात बहुत अमीर हो गया। इसीलिए वह पुलिस कैप्टन जेंग नान को कॉल करता है और बताता है कि उस बैंक से 200 रुपए करोड़ रुपए और किसी ने नहीं बल्कि हुआनगु ने ही गायब किए हैं। कैप्टन जेंग नान को जांच में यह पता चलता है हुआनगु के दोनों विला जितने पैसों के हैं उतने ही पैसे बैंक से चोरी हुए हैं, यानी कि यह काम हुआनगु का ही है। इसीलिए वह हुआनगु और मिंगफा को गिरफ्तार कर लेता है। इन्वेस्टिगेशन रूम के अंदर वह उन दोनों पर इल्जाम लगाता है। बैंक से 200 रुपए करोड़ रुपए गायब होने के पीछे उन्हीं दोनों का हाथ है, लेकिन वे दोनों साफ मना कर देते हैं कि उन्होंने बैंक से कोई भी पैसा नहीं चुराया।
जिसके बाद जेंग नान उनसे पूछता है कि उनके पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। वे दोनों बताते हैं कि उनके पास ऐसी शक्ति है, जो भी चीज वे सोचते हैं वह हकीकत बन जाती है। यह सुनकर जेंग नान को उनकी बात पर यकीन नहीं होता, लेकिन तभी हुआनगु उनके कमरे में जाकर एक फरारी मंगवा लेता है। अब जेंग नान भी समझ जाता है कि इन दोनों के पास कोई ऐसी शक्ति है जिससे ये कुछ भी मंगा सकते हैं। लेकिन उन दोनों पर 200 करोड़ रुपए चुराने का इल्जाम था और जेंग नान के पास इसका कोई भी सबूत नहीं था, इसीलिए उसे उन दोनों को छोड़ना पड़ता है। पुलिस उस फरारी की जांच करने लगती है और तभी उन्हें खबर मिलती है कि एक डीलरशिप के पास से एक फरारी गायब हो गई है और वो वही सेम फरारी है जो उनके सामने खड़ी है। घर पहुंचने के बाद हुआनगु के पास भी सारी खबरें आने लगती हैं। किस तरह से एक बैंक से 200 करोड़ रुपए अचानक गायब हो गए, कैसे एक फरारी अचानक गायब हो गई। ये सारी खबरें देखने के बाद हुआनगु समझ जाता है। अब हुआनगु को समझ आ जाता है कि वो पेंसिल किसी भी चीज को बना नहीं सकती। जो चीज इस दुनिया में है वो टेलीपोर्ट होकर उनके पास आ जाती है। जैसे कि उस बैंक के अंदर 200 करोड़ रुपए थे। हुआनगु ने जैसे ही उन 200 करोड़ को ड्रा किया, वो उस बैंक से टेलीपोर्ट होकर उनके पास आ गए। तो इस पेंसिल का काम चीजों को टेलीपोर्ट करना है। तभी कुछ देर बाद उनके घर में शिया नाम की एक औरत आती है। असल में शिया हुआनगु की पुरानी गर्लफ्रेंड है, जो हुआनगु को छोड़कर लेक वुअर के साथ रिलेशनशिप में चली गई थी। लेकिन लेक वुअर उसे मारता पीटता है, जिसकी वजह से वो वापस हुआनगु के पास आई है। वो हुआनगु से अपने बीते हुए कल के लिए माफी मांगने आई थी। हुआनगु शाओ यिंग से इजाजत मांगता है, जिसके बाद वह शिया के साथ रात में ड्रिंक करता है। नशे में होने के कारण हुआनगु सच्चाई बता देता है। वह शिया के सामने यह सच उगल देता है कि उसके पास एक जादुई पेंसिल है, जिसकी मदद से वह कुछ भी ड्रॉ करके उसे असलियत में ला सकता है। लेकिन उसकी सारी बातें लेक वुअर भी सुन लेता है, क्योंकि उसने शिया के कपड़ों में एक छुपा हुआ कैमरा लगा दिया था। अगली सुबह उनके घर पर जेंग नान पहुंच जाता है। हुआनगु और मिनफा बात करते हैं कि उन्हें उस पेंसिल को पुलिस को सौंप देना चाहिए, क्योंकि अब पुलिस जल्दी ही सब कुछ जान जाएगी। लेकिन अगर वे उस पेंसिल को पुलिस को नहीं देते हैं तो वे दुनिया के सबसे बड़े अपराधी बन जाएंगे। जिसके बाद आखिर में वे दोनों यह फैसला करते हैं कि वे उस पेंसिल को पुलिस को सौंप देंगे। जेंग नान उनसे वादा करता है कि अगर वे वह पेंसिल उसे दे देते हैं तो उन पर कोई भी केस नहीं चलेगा। अब हुआनगु अपनी उस तिजोरी को खोलता है जिसमें वह पेंसिल रखी हुई थी। लेकिन जैसे ही वह तिजोरी खोलता है, उसके अंदर से पेंसिल गायब थी। असल में लेक वॉक रात को आकर उस पेंसिल को चुरा ले गया था। लेक वॉक उस पेंसिल को लेकर सबसे पहले दुनिया की सबसे बड़ी प्रदर्शनी को ड्रॉ करता है। कुछ ही सेकंडों में वहां पर बहुत बड़ी प्रदर्शनी बन जाती है। इसके बाद वह एक बहुत बड़ा मेंशन ड्रॉ करता है। कुछ ही सेकंडों में वह मेंशन भी उसी जगह पर बन जाता है। लेकिन उसका इतने से भी मन नहीं भरता और फिर वह मिस वर्ल्ड को ड्रॉ करता है, दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की को, और कुछ ही सेकंडों में वह भी उसके सामने आ जाती है। लेक वॉक उस लड़की से कहता है कि उसे उसकी पत्नी बनना होगा, लेकिन यह सुनते ही वह उसके गाल पकड़कर 2-3 थप्पड़ मार देती है। शायद लेक वॉक को पेंसिल मिलने के बाद सबसे पहले अपनी शक्ल सुधारनी चाहिए थी। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर चंदनान अपनी टीम के साथ वहां पर पहुंच जाता है। वह लेक वॉक से चुपचाप वह पेंसिल देने के लिए कहता है, लेकिन लेक वॉक साफ मना कर देता है। तभी लेक वॉक उन्हें एक फोटो दिखाता है और यह फोटो उसी एलियन स्पेसशिप की थी जो उनकी सिटी के ऊपर आई थी। वह उस फोटो की मदद से एलियन स्पेसशिप को ड्रॉ करने लगता है। तभी हमें अंतरिक्ष में वही एलियन स्पेसशिप दिखाई जाती है। उस स्पेसशिप में 3 एलियन थे और उन्हें भी पता चल चुका था कि उनकी पेंसिल गायब है। यहाँ हमें यह भी पता चलता है कि उस पेंसिल का काम अंतरिक्ष की सफाई करना है। अगर अंतरिक्ष में उनके सामने कोई रुकावट आती है तो वे पेंसिल से उसे ड्रॉ करके हटा देते हैं। वह एलियंस के लिए सिर्फ सफाई करने वाली डिवाइस है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन तभी धरती पर लेक वॉक स्पेसशिप को ड्रॉ कर देता है और वह स्पेसशिप टेलीपोर्ट होकर उनके ऊपर आ जाती है। स्पेसशिप के अंदर से 3 एलियन बाहर आते हैं। एक एलियन आकर हुआनगु को पकड़ लेता है। उसे लग रहा था कि वह पेंसिल इसी के पास है, लेकिन हुआनगु उस एलियन को बताता है कि वह पेंसिल लेक वॉक के पास है। लेकिन इतनी देर में लेक वॉक ने दुनिया का सबसे पावरफुल टैंक ड्रॉ कर लिया था और वह उस टैंक के अंदर बैठा हुआ था। इससे पहले कि वह हमला कर पाता, एलियन एक ही झटके में लेक वॉक को निकालकर बाहर फेंक देता है। एलियन देखता है कि उसकी पेंसिल लेक वॉक ने डैमेज कर दी है। तभी हुआनगु सामने आता है और एलियन को बताता है कि उसने पेंसिल को शार्प किया था ताकि वह आराम से किसी भी चीज को ड्रा कर सके। एलियन हुआनगु की सच्चाई देखकर उसे माफ कर देते हैं और हुआनगु कहता है कि जितनी भी चीजें इस पेंसिल से ड्रा हुई हैं, वे सभी अपनी जगह पर पहुंच जाएं।
तभी एलियन उस पेंसिल के बटन को दबाता है और जितनी भी चीजें उस पेंसिल से ड्रा हुई थीं, वे सभी अपनी जगह पहुंच जाती हैं। तभी एलियन को याद आता है कि उसने गलती से अपनी स्पेसशिप को भी अंतरिक्ष में भेज दिया था। अब वे तीनों अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके वहां से चले जाते हैं। हम देखते हैं कि लेक वॉक के कपड़े भी गायब हो चुके थे क्योंकि उसने अपने कपड़े भी उसी पेंसिल से ड्रा किए थे। अब शंडनान लेक वॉक को गिरफ्तार कर लेता है क्योंकि पेंसिल की हकीकत जानते हुए भी उसने ये सब किया और यहाँ तक कि उसने मिस वर्ल्ड तक को ड्रा कर दिया। सारी चीजें गायब होने के साथ साथ शाओरिंग की आंखें भी चली गई थीं। लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा था। वो अपनी इसी जिंदगी में बहुत खुश थी। वो हुआनगो को अब भी उतना ही प्यार करती है और हमेशा उसके साथ ही रहेगी। शिया भी हुआनगो के पास आकर उससे माफी मांगती है। उसे उस हिडन कैमरा के बारे में कुछ भी नहीं पता था। हुआनगो उसे भी माफ कर देता है। कहानी के आखिर में हमें दिखाया जाता है कि हुआनगो अपनी पुरानी जिंदगी में वापस लौट चुका है। वो दोबारा से वैसे ही पेंटिंग करने लगा है। ये जिंदगी गरीबी की है, लेकिन इस जिंदगी में वो टेंशन और बाकी सारी चीजों से दूर है। इसी के साथ यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो अगर आप लोगों को मेरी मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। ऐसी ही और मूवीज को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।